हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं डाटाबेस के बारे में, दैट इज जो हमारी क्लास 12 की यूनिट 3 है। ऑल्दो जो यूनिट हमारा जो 2019-20 वाला सेशन है क्लास 12 का, जिनका एग्जाम 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है, उनके लिए ये यूनिट 3 वाला पार्ट है, क्योंकि डाटाबेस जो है वो थर्ड यूनिट में था। सेकंड यूनिट उनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, बट जो हमारा 2020-21 वाला बैच है क्लास 12 का, उनका डाटाबेस जो है वो सेकंड यूनिट में है। और डाटाबेस का सिलेबस भी जो है वो काफी कुछ चेंज हो गया है 19-20 के कंपैरिजन में। ये वीडियो जो है वो मेन फोकस करती है हमारा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है, बट जो स्टूडेंट्स 2021 वाला बैच है उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है, क्योंकि जो हमारा बेसिक पोर्शन है वो सेम रहेगा दोनों में। उसके बाद जो है उसमें चेंजेस हुए हैं। बेसिकली जो 19-20 वाला सिलेबस था वो पूरा इंक्लूड है हमारे 2021 वाले सिलेबस में। इनफैक्ट उससे एक्स्ट्रा भी कुछ पार्ट है जो कि एडेड है। तो ये वीडियो जो है वो सबके लिए यूजफुल है, और जिनका एग्जाम 7 जुलाई को है उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल की क्वेरीज से, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाटाबेस का पर्पस क्या था, उसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं। और हम माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। 3 तरीके की हमारी कमांड्स होती हैं, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल वगैरह। उसके बाद माई एसक्यूएल में जो जो डाटा टाइप्स होते हैं हमने वो पढ़े। हमने कैर वेर में डिफरेंस पढ़ा था। तो ये सब हमने वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कवर कर लिया है, और आज ये हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम एसक्यूएल की क्वेरीज से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज डाटाबेस को एक्सेस कैसे करेंगे और फिर उसके अंदर हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज एक्सेसिंग डाटाबेस एंड माईएसक्यूएल। इसके साथ साथ एक और चीज, आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकल पार्ट भी कर पाएं, क्योंकि आज की क्लास में हम क्वेरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्वेरीज अगर आप अपने सामने देखोगे कि ये कैसे वर्क करती हैं, प्रैक्टिकली देखोगे, तो वो आपको ज्यादा क्लियर होंगी। और प्रैक्टिकल करवाने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम 2019 वाला पार्ट। आप चाहें तो माईएसक्यूएल भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट का जो था वो भी नेट पे अवेलेबल है, तो मैंने वो वाला इंस्टॉल कर रखा है। हमारी क्वेरीज जो है एसक्यूएल की वो दोनों में सेम रहेंगी, तो इसलिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एसक्यूएल कमांड्स or making queries upon the data in tables of a database, you need to open the database for use. तो obviously जब अगर हमें किसी database की tables पे work करना है, तो उससे पहले हमें उस database को open करना पड़ेगा, उसे use करना पड़ेगा। For this, after logging into MySQL, you need to issue a command यूज, और उसके साथ हम प्रोवाइड करेंगे डाटाबेस का नाम। यानी कि जिस डाटाबेस को हमें यूज करना है उस डाटाबेस का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। तो इससे हमारा वो वाला डाटाबेस ओपन हो जाएगा जिसे हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू वर्क ऑन अवर सैम्पल डाटाबेस नेमली मैनेजरी। मान लीजिए हमारे पास एक डाटाबेस है जिसका नाम है मैनेजर, और अगर हमें इस पे वर्क करना है, हमें इसे ओपन करना है, तो हमें कमांड क्या लिखनी पड़ेगी? सो वी शुड राइट द फॉलोइंग कमांड आफ्टर लॉगिंग इन माईएसक्यूएल, दैट इज यूज मैनेजरी। तो इसके बाद क्या आ जाएगा कि हमारा डाटाबेस जो है वो चेंज हो जाएगा और हमारा ये वाला जो डाटाबेस है वो ओपन हो जाएगा। तो पहले मैं आपको 1 by 1 ही सारी कमांड्स करके दिखाती चलूंगी। तो मैं साथ साथ सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर लेती हूँ। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, दैट इज एसएसएमएस। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिलहाल मैंने सिर्फ लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये विंडो आ जाती है। अब इस पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि सारे काम कैसे करने होते हैं। ऑल्दो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ज्यादा फीचर्ड होता है, यानी कि इस पे हम कमांड लिखे बिना भी यहाँ पे मैनुअल मतलब जो है क्लिक कर करके आप काम कर सकते हो। बट हमारे सिलेबस में हमें एग्जाम में क्वेरीज लिखनी आएंगी, तो इसलिए मैं आपको सारा काम क्वेरीज की हेल्प से ही करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू क्वेरी का। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने से हमारे सामने ये एक पेज ओपन हो गया है जिसपे कि हम क्वेरीज लिखेंगे और उन्हें रन करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरीज लिखना स्टार्ट करेंगे। हमने अभी सबसे पहली क्वेरी हमने कौन सी पढ़ी, यूज विद डाटाबेस नेम। बट डाटाबेस को यूज करने से पहले हमें उस डाटाबेस को क्रिएट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रीवियसली क्रिएटेड कुछ यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हम सारा काम जो है वो बिगिनिंग से ही करेंगे। तो सबसे पहला काम हम करते हैं डाटाबेस को क्रिएट करने का, और डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है क्रिएट डाटाबेस। अब यहाँ पे हम उस डाटाबेस का नाम लिखेंगे, यानी कि जो हमें क्रिएट करना है। ऑब्वियसली क्रिएट करेंगे तो उसे कोई नाम भी प्रोवाइड करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने अपने डाटाबेस का नाम रख दिया कंपनी, कि हम कंपनी नाम का एक डाटाबेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम इसे यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ से जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया। अब अगर हमें इसे वेरीफाई करना है कि हमारा डाटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे सिस्टम का नाम था, यानी कि जो मेरा जो सर्वर है मेन उसका नाम है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते होंगे एक टैब है हमारे पास डाटाबेसेस, मैं उसे ओपन करूंगी। ये प्लस का आइकन बना हुआ है, इस पे जब क्लिक किया तो मेरे सारे डाटाबेसेस जो है वो ओपन हो गए। और यहाँ पे हमारे पास कंपनी नाम का डाटाबेस नहीं आ रहा, हम इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम इसे ओपन करते हैं, ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे एक डाटाबेस का नाम ऐड हो गया जो कि क्या है, कंपनी। कई बार जब हम क्वेरी लिख के रन करते हैं तो इमीडिएटली वो यहाँ पे शो नहीं हो पाती, तो उसके लिए आप इसे यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए ताकि जितने चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये कंपनी नाम का डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसी डाटाबेस में काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डाटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कमांड क्या लिखेंगे, यूज, और यूज के साथ उस डाटाबेस का नाम। हमारे डाटाबेस का नाम क्या है, कंपनी, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे एंड कॉलन। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो यानी कि हमारा डाटाबेस जो है वो ओपन हो चुका है। अब हम जो भी काम करेंगे वो हमारा इसी डाटाबेस के अंदर होगा। तो हम बुक के अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे, जैसे जैसे हमारी बुक में कमांड्स दी होंगी हम वैसे वैसे कमांड्स को एग्जीक्यूट करते चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है हमारी टेबल को क्रिएट करने की, कि टेबल को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स आर डिफाइंड विद द क्रिएट टेबल कमांड। जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं क्रिएट टेबल। और यहाँ से आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था DDL कमांड्स में मोस्टली जो है टेबल कीवर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे कमांड का नाम क्या है, क्रिएट टेबल, यानी कि इस कमांड में टेबल वर्ड यूज हो रहा है। उसके बाद हम टेबल का नाम स्पेसिफाई कर देंगे, यानी कि जो भी हमें अपनी टेबल का नाम रखना होगा। उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर हम कॉलम्स का नाम, डाटा टाइप और उनपे जितनी भी हमें कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं हम वो सब प्रोवाइड करते हैं। When a table is created, its columns are named, यानी कि उसके कॉलम्स के नाम दिए जाते हैं। डाटा टाइप एंड साइज, जो भी उस कॉलम का डाटा टाइप हमें देना है, जितना भी उस कॉलम का साइज अगर हमें देना चाहते हैं तो वो सब प्रोवाइड किए जाते हैं। आर सप्लाइड फॉर ईच कॉलम। ईच टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉलम। और जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो उस टाइम कम से कम हमें एक कॉलम स्पेसिफाई करना ही पड़ता है, आप एम्प्टी टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। द सिंटेक्स ऑफ क्रिएट टेबल कमांड इज क्रिएट टेबल टेबल नेम, यानी कि कमांड का नाम है क्रिएट टेबल, उसके बाद जो आपको अपनी टेबल का नाम रखना है आप वो रखेंगे। उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। राउंड ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे कॉलम का नाम, जो भी हमें कॉलम का नाम देना है, उस कॉलम का जो भी हमें डाटा टाइप रखना है। अगर आप उसका साइज मेंशन करना चाहते हैं तो आप उसका साइज मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको उसे प्राइमरी की बनाना है तो आप उसके आगे प्राइमरी की लिख सकते हैं। इस तरीके से कंस्ट्रेंट लगाना ऑल्दो हम बाद में सीखेंगे, बट जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं हम प्राइमरी की जो है वो जनरली साथ साथ क्रिएट कर ही लेते हैं। और प्राइमरी की के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था, तो इसलिए वो कंस्ट्रेंट हम साथ साथ लगाएंगे। इस तरीके से जितने भी कॉलम्स ऐड करने हैं हम कॉलम्स को ऐड करता चलेंगे और लास्ट में जो है वो ये राउंड ब्रैकेट लगा के टेबल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, टू क्रिएट एन एम्प्लॉय टेबल हुज स्कीमा इज एज फॉलोज। मान लीजिए हमें एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करनी है जिसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, एम्प्लॉय का कोड है, एम्प्लॉय का नाम है, उसका जेंडर स्पेसिफाई किया हुआ है, उसके कितने ग्रेड्स हैं और उसकी सैलरी कितनी है। सैलरी को यहाँ पे ग्रॉस से शो किया गया है। तो उसके लिए हमें क्या कमांड देनी पड़ेगी, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, यानी कि क्रिएट टेबल कमांड, टेबल का नाम हमें क्या रखना था, एम्प्लॉय। उसके बाद ये देखिए जो जो कॉलम्स हमें चाहिए थे, हर कॉलम का नाम और जो उसका डाटा टाइप स्पेसिफाई करना था वो क्या ले लिया हमने, डाटा टाइप यहाँ से ले लिया।
ठीक है, तो हम इसे रन करके देखते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये देखिए हमने डाटाबेस का नाम भी क्या लिया था, कंपनी, तो हम इसमें एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो हम टेबल का नाम एम्प्लॉय ही ले लेते हैं। तो हम यहाँ कमांड क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में, बोथ आर द सेम थिंग। एसक्यूएल कमांड्स जो हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की जगह हम सिर्फ ईएमपी लिख लेते हैं ताकि शॉर्ट में हम लिखेंगे तो टाइपिंग हमारे लिए इजी रहेगी। क्रिएट टेबल ईएमपी। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नाम लेंगे। सबसे पहले हम एम्प्लॉय कोड रख लेते हैं। एम्प्लॉय कोड हमें इंट टाइप का रखना है, इंटीजर लिखिए, इंट लिखिए। अब इसे हम बना देते हैं प्राइमरी की, क्योंकि हर एम्प्लॉय का कोड जो है वो कैसा होता है, यूनिक होता है, तो इसलिए हम उसे प्राइमरी की बना सकते हैं। कॉलम की डिटेल्स फिनिश हो गई, हमने यहाँ कॉमा लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या देंगे, एम्प्लॉय का नेम दे देते हैं, दैट इज ई नेम। ये हम वैरकेर टाइप का ले लेते हैं। हम इसे कैर भी ले सकते हैं और वैरकेर भी, लेकिन हमने पढ़ा था वैरकेर जो है वो हमेशा बेनिफिशियल होता है, तो इसलिए हम क्या ले लेंगे, वैरकेर ले लेंगे। कोमा लगा देंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमें उसकी सैलरी स्टोर करवानी है, तो यहाँ पे सैलरी जो है वो फ्लोट में ले लेंगे। अब इसके बाद हमें उसका डिपार्टमेंट अगर स्टोर करवाना है तो डिपार्टमेंट ले लेंगे। डिपार्टमेंट भी जो है वो वैरकेर टाइप होगा। ठीक है, ये चार चीजें हमने स्टोर करवा ली। मान लीजिए लास्ट कॉलम था हमारा, तो लास्ट कॉलम के बाद हम कोमा नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली राउंड ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से इसे सेलेक्ट किया और ये एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो गई। तो यहाँ से अब हम इस डीबीएमएस वाले डाटाबेस को ओपन करेंगे और यहाँ से टेबल्स वाले पार्ट को एक्सपेंड करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की एक टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है ये। ठीक है, अब इसके बाद इस टेबल में फिलहाल आपको कुछ यहाँ पे आपने टेबल पे क्लिक किया, टेबल पे आप यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कॉलम है, ई कोड, ई नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। जो चार कॉलम्स आपने दिए वही चार यहाँ पे स्पेसिफाइड है। इसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ई कोड को प्राइमरी की बनाया था, इसीलिए इसके सामने ये की टाइप का सिंबल बना हुआ आ रहा है। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारी प्राइमरी की है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, इसका डाटा टाइप इंट है। और प्राइमरी की के लिए जो है वो हमेशा नॉट नल होता है, यानी कि प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। ई नेम में वैरकेर 10 दिया था, इस नल का मतलब है कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमने नहीं दी है, यहाँ पे जो है डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नल हो जाएगी। सैलरी के लिए भी हमने फ्लोट क्या दे दिया, डाटा टाइप फ्लोट हो गया, और यहाँ पे नल आ रहा है डिपार्टमेंट के लिए भी। ये नल की वैल्यू अभी आपको नहीं समझ में आ रही होगी, बाद में जब हम कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे हम एक कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे डिफॉल्ट वैल्यू का। अगर हमने किसी कॉलम के लिए डिफॉल्ट वैल्यू दी होती है तो फिर वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ शो होती है, और हमने क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी तो इसलिए वो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, नल शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी टेबल क्रिएट हो गई, हम टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट बुक में भी हमारा यही गिवन है। नेक्स्ट है इंसर्टिंग डाटा इनटू टेबल, की टेबल में डाटा जो है वो किस तरीके से इंसर्ट होता है। The rows, or we can say tuples, are added to the relation using insert command. टेबल में डाटा जो है वो हम insert command की हेल्प से इंट्रोड्यूस करते हैं। In its simplest form, insert take the following syntax. Insert का syntax क्या होता है, insert into, ये है हमारी कमांड का नाम। इसके बाद हम देते हैं टेबल नेम, जिस टेबल में हमें इंसर्ट करनी है वैल्यूज उस टेबल का नाम। अब इसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं कॉलम्स की लिस्ट, और ये पार्ट हमारा ऑप्शनल होता है। आप देख सकते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑप्शनल। यानी कि आप चाहें तो टेबल नेम के साथ कॉलम्स की लिस्ट लिख सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते। उसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं वैल्यूज कीवर्ड। इंसर्ट इनटू और वैल्यूज ये दोनों हमारे क्या है, कीवर्ड। वैल्यूज के बाद हम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हमें प्रोवाइड करनी है वो वैल्यूज लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और हमारी कमांड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने जो ऊपर टेबल क्रिएट की थी उसी में हमने वैल्यूज इंसर्ट की है। इंसर्ट इनटू
हमारी टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, तो हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब देखिए कॉलम्स की लिस्ट ऑप्शनल थी, तो यहाँ पे हमने कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड नहीं की। उसके बाद हमने डायरेक्टली क्या लिखा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और फिर हर कॉलम की जो है वो वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ये देखिए यहाँ पे कितने कॉलम्स थे हमारे पास, ये हमारे पास 5 कॉलम्स थे इधर, और यहाँ पे भी हमने उन 5 कॉलम्स की वैल्यू जो है प्रोवाइड कर दी है। एम्प्लॉय कोड है, फिर एम्प्लॉय का नाम, उसका जेंडर, उसकी जो थी ग्रेड और उसकी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ये 5 वैल्यूज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। इन्हें देख के आप देख सकते हैं ऑर्डर बिल्कुल सेम है। जब हमने टेबल क्रिएट की थी तो हमने इसी ऑर्डर में कॉलम नेम्स दिए थे, दैट इज पहले एम्प्लॉय कोड, फिर एम्प्लॉय का नाम, फिर उसका जेंडर जो है वो क्या है, फिर उसका ग्रेड कितना है, फिर उसकी सैलरी कितनी है, और उसी ऑर्डर में जो है यहाँ पे वैल्यूज डिस्प्ले हुई है। See the order of the values match the order of columns in create table command, यानी कि create table के टाइम पे जो ऑर्डर था वही सेम है। The same can be done with alternate command as shown below, और इसी सेम काम को आप और किस तरीके से कर सकते थे, इस तरीके से कि insert into employee, और इस बार आपने टेबल नेम के साथ कॉलम्स के नाम की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी, दैट इज ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड एंड ग्रॉस। यहाँ आपने टेबल्स के कॉलम की लिस्ट प्रोवाइड की राउंड ब्रैकेट्स में, उसके बाद आपने दिया वैल्यूज, और फिर वो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों मेथड्स का यूज क्या है, मतलब अगर हमारा काम सिंपली इस वाले मेथड से जब हमारी टेबल में वैल्यू इंसर्ट हो जा रही है, तो क्या हमें इतना लेंथी मेथड यूज करने की कोई जरूरत है कि हम एम्प्लॉय टेबल के सारे कॉलम्स के नाम भी यहाँ पर लिखें? इसका यूज कब होता है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, इस मेथड में जब हमने कॉलम की लिस्ट नहीं दी, तो जब हम ये वैल्यूज दे रहे हैं तो ये वैल्यूज हमें एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में देनी है जिस ऑर्डर में क्रिएट टेबल में हमारे कॉलम्स हमने दिए थे। ठीक है, बट जब हम यहाँ पे कॉलम्स के नाम दे देते हैं तो हमें ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है। जिस ऑर्डर में हमने यहाँ कॉलम्स के नाम लिखे हैं उसी ऑर्डर में हम यहाँ वैल्यूज दे देंगे। अब मान लीजिए हमें ये तो पता है हमारी टेबल में 4 चीजें स्टोर कर रखी हैं हमने, एम्प्लॉय का कोड, उसका नाम, उसकी सैलरी और उसका डिपार्टमेंट। हमने जो यहाँ क्रिएट की थी उसमें हमने 4 चीजें ली, एम्प्लॉय कोड, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, बट हमें ये नहीं पता कि कौन से नंबर पे कौन सा कॉलम है, तो उस केस में हमारा ये वाला मेथड जो है उसमें मिस्टेक होने के चांसेस है, क्योंकि हमें ऑर्डर याद ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में कॉलम्स के नाम लिखेंगे और उसके बाद जिसका नाम हमने पहले लिखा उसकी वैल्यू पहले देंगे, जिसका नाम हमने बाद में लिखा उसकी वैल्यू हम बाद में देंगे। इसके साथ साथ इस वाले मेथड का एक बेनिफिट और होता है, मान लीजिए आपको सारे कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी, क्योंकि हर कॉलम में सिर्फ हमें प्राइमरी की में वैल्यू देना जरूरी होता है, बाकी कॉलम्स को हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए फिलहाल हमें सारी चीजें नहीं पता, हमें सिर्फ 1 या 2 वैल्यूज ही पता है, तो उस केस में हम यहाँ पे अपने 2 कॉलम्स के नाम लिखेंगे और उन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो बाकी कॉलम्स में ऑटोमेटिकली क्या स्टोर हो जाएगा, नल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो बट अगर हमने ये वाला मेथड यूज किया है जहां हमने कॉलम नेम्स नहीं दिए, वहां अगर हमने सिर्फ 2 कॉलम्स की वैल्यू लिखी तो इस केस में हमें एरर मिलेगा, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा कि उन 2 वैल्यूज को कौन से कॉलम्स में इंसर्ट करना है। तो इसलिए ये वाला मेथड जो है वो हमारे लिए कई बार बहुत यूजफुल होता है, बट अगर हमें कॉलम्स का नाम और उनका ऑर्डर याद है तो ये वाला मेथड जो है वो ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। The insert command adds a new row to the employee, giving the values for every column in the row. वो हर कॉलम की वैल्यू दे देगा रो के अंदर। Note that data values are in the same order as column names in the table. जो टेबल में कॉलम्स का ऑर्डर था उसी सेम ऑर्डर में हमने डाटा वैल्यूज दी हैं। Data can be added only to some columns in a row by specifying the columns and their data. अगर आपको टेबल के सिर्फ कुछ कॉलम्स में डाटा ऐड करना है तो आप कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करके उनमें डाटा ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू इंसर्ट ओनली ई कोड, ई नेम एंड सेक्स कॉलम्स, यानी कि आपको एक एम्प्लॉय की सिर्फ 3 डिटेल्स ही एट प्रेजेंट पता है और बाकी डिटेल्स आपके पास अभी नहीं है, तो अगर आपको इस कमांड को रन करना है तो आप कैसे करोगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और इस केस में आपको तीनों कॉलम्स का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है हमारी टेबल में टोटल 5 कॉलम थे, बट उन 5 में से हम सिर्फ 3 की ही वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे कॉलम्स के नाम मेंशन करना जरूरी है। अगर नाम मेंशन नहीं करेंगे तो हमें एरर मैसेज मिलेगा। अब जब हम इस कमांड को इंसर्ट करेंगे तो इस केस में क्या होगा,
इन तीनों कॉलम्स की तो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ई कोड 2014 हो जाएगा, ई नेम मंजू हो जाएगा और सेक्स एफ हो जाएगा। बट जो बाकी के दो कॉलम थे ग्रेड एंड ग्रोथ, उन दोनों कॉलम्स में क्या स्टोर हो जाएगा? नल स्टोर हो जाएगा, क्योंकि जब एक रो इंसर्ट हुई है तो उस एक रो के सारे कॉलम्स में वैल्यू जाती है। अब हमने यहाँ पे 3 ही की वैल्यू दी, तो बाकी के दो कॉलम्स में क्या स्टोर हो जाएगा? नल स्टोर हो जाएगा, क्योंकि उनकी वैल्यू यहाँ पे हमने प्रोवाइड नहीं की है। बट यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना होता है, मान लीजिए अगर हमारी टेबल की प्राइमरी की को ही हमने वैल्यू नहीं दी, तो उस केस में भी हमें एरर मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम और देख लेते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करने से पहले इंसर्ट का प्रैक्टिकल हम पूरा एक साथ करके देखेंगे। द कॉलम्स डेट आर नॉट लिस्टेड इन द इंसर्ट कमांड, यानी कि ऊपर जो हमने इंसर्ट कमांड लिखी उसमें 3 ही कॉलम थे, तो जो 2 कॉलम्स उसमें लिस्टेड नहीं थे हैव देयर डिफॉल्ट वैल्यूज, तो उन कॉलम्स में क्या आएगी? उनकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। और अगर उनकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इफ इट इज डिफाइंड फॉर देम, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू कब आएगी? जब वो उनके लिए डिफाइंड होगी। अदरवाइज उनमें क्या स्टोर हो जाएगा? नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इफ एनी अदर कॉलम that does not have a default value, यानी कि मान लीजिए कोई कॉलम है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है and is defined not null, और लेकिन उसमें हमने कंस्ट्रेंट भी लगा रखा है कि वो कॉलम जो है वो नॉट नल नहीं हो सकता, it's skipped or omitted, an error is generated and the row is not added, तो उस केस में क्या होगा? हमारी रो जो है वो इंसर्ट नहीं हो पाएगी और हमें एरर मैसेज मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की अगर हमने वैल्यू नहीं दी तो वहां पे वो नल इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, और प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, तो हमें एरर मिलेगा। सिमिलरली अगर हमने किसी पे कंस्ट्रेंट लगाया है नॉट नल, ये कंस्ट्रेंट मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब हम कंस्ट्रेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे लगाते हैं। बट जैसे हमने प्राइमरी की लिखा था उसी तरीके से अगर हमने कॉलम के आगे नॉट नल लिखा है तो उसका मतलब होता है उस कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो सकती। ठीक है, और उस कॉलम की हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं दे रखी, तो जब हमने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रखी तो हमारी कमांड उस कॉलम में नल इंसर्ट करने की कोशिश करेगी, और उस पे तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि उसकी वैल्यू नॉट नल ही होगी, उस पे नल नहीं हो सकता, तो उस केस में भी हमें क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। ठीक है, तो एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। यहाँ से हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है, अब हम उसमें इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, हमारी टेबल का नाम क्या है? EMP। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वैल्यूज। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने टेबल के साथ कॉलम्स के नाम नहीं दिए, हमें उसी ऑर्डर में वैल्यूज देनी पड़ेंगी जो हमारी टेबल का ऑर्डर है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है? ई कोड, तो हम ई कोड प्रोवाइड कर देंगे। मान लीजिए हमने ई कोड दे दिया 201। उसके बाद है ई नेम, तो हमें एम्प्लॉय का नाम देना पड़ेगा। नाम जो है हमेशा स्ट्रिंग टाइप होता है, तो हम उसे कोट्स में प्रोवाइड करते हैं। सैलरी फ्लोट में है, तो हमने यहाँ उसकी मान लीजिए सैलरी दे दी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, मान लीजिए उसका डिपार्टमेंट है A। अब डिपार्टमेंट भी वेरकेयर था, तो उसे भी हमने स्ट्रिंग टाइप लिया है। कमांड कंप्लीट होने के बाद सेमीकोलन। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से हमने इसे एग्जीक्यूट किया और ये देखिए 1 रो अफेक्टेड, यानी कि एक रो जो है वो ऐड हो गई। अगर आपको इसे चेक करना है तो हम सेलेक्ट कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट क्वेरी हमने पढ़ी नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। सेलेक्ट कमांड यूज होती है टेबल से डाटा रिट्रीव करने के लिए, टेबल का डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए। और अगर हमें टेबल का सारा डाटा डिस्प्ले करवाना है तो हम उसके लिए कमांड यूज करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा? EMP। तो इसका मतलब क्या है कि EMP टेबल की सारी रोज जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो हम इसे एक बार रन करते हैं। यहाँ से हमने इसे एग्जीक्यूट किया, ये देखिए हमारी टेबल में एक ही रो अभी तक हमने इंसर्ट की थी, तो वो रो जो है हमें डिस्प्ले हो गई। अब इसके बाद हमने जो नेक्स्ट चीज पढ़ी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज EMP। अब यहाँ पे हम कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज ई कोड और ई नेम, सैलरी, सैलरी के बाद जो है डेप्थ दैट इज डिपार्टमेंट। अब इसके बाद हम देंगे वैल्यूज। वैल्यूज में हम प्रोवाइड कर देंगे, मान लीजिए इस बार हमारा एम्प्लॉय कोड है 2002। नेम हम दे देते हैं रमन। इसे हम कोट्स के अंदर देंगे क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग है।
उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी, तो सैलरी मान लीजिए इसकी है 35,000 और उसके बाद इसका डिपार्टमेंट है हमारा बी। अब इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए 1 रो अफेक्टेड, यानी कि एक रो जो है वो और ऐड हो गई। इसके बाद अगर हम सेलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, अब हम इसे रन करेंगे इस कमांड को, तो ये देखिए इस बार हमारी 2 रोज जो हैं वो डिस्प्ले हुई हैं क्योंकि हमारी टेबल में 2 रो इंसर्ट हो चुकी थी। अब हम 3rd रो इंसर्ट करते हैं जिसमें कि हम सारे कॉलम्स नहीं देंगे। इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज। अब जब हम सारे कॉलम्स नहीं दे रहे तो हमें कॉलम्स के नाम प्रोवाइड करना जरूरी है, तो हम दे रहे हैं मान लीजिए सिर्फ ई कोड की वैल्यू हम दे रहे हैं और ई नेम की वैल्यू हम दे रहे हैं। हमें नहीं पता उसकी सैलरी कितनी है, हमें नहीं पता वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज, और अब हम इन दोनों कॉलम्स की वैल्यू दे देंगे। ई कोड की वैल्यू हमने मान लीजिए दे दी 203 और उस एम्प्लॉय का नेम हमने दे दिया मान लीजिए नितिन, ठीक है। अब हम इसे रन करेंगे, इस कमांड को सेलेक्ट करते हैं और इसे यहां से एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो ये देखिए 1 रो अफेक्टेड, यानी कि ये रो भी जो है हमारी सक्सेसफुली ऐड हो गई है। इसके बाद आप फिर से सेलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। इसे हम दोबारा से रन करते हैं, ये देखिए अब हमारी 3 रोज इंसर्ट हुई है। ई कोड की वैल्यू 203 जो है इंसर्ट होगी, ई नेम नितिन, लेकिन देखिए सैलरी और डिपार्टमेंट में हमारा क्या स्टोर हुआ है, नल स्टोर हुआ है, क्योंकि सैलरी और डिपार्टमेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की थी। अब अगर इसी कमांड को मैं मान लीजिए 2 कॉलम्स इंसर्ट कर रही हूँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी, अब मान लीजिए मैं इंसर्ट कर रही हूं ई नेम एंड सैलरी, ठीक है। मुझे ई कोड, मुझे सिर्फ ई नेम पता है और सैलरी पता है। वैल्यूज, वैल्यूज मैंने दे दी, ई नेम मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे कमल, ये कोट्स हमने यहाँ पे 2 बार लगा दिए हैं। सिंटैक्स का ध्यान रखना है आपको, स्ट्रिंग को कोट्स में लिखना है, डबल कोट्स आप नहीं लगा सकते क्योंकि वो आपकी स्ट्रिंग वहीं क्लोज हो गई और आप देख ही रहे थे कि वो जो है ब्लैक में लिखा आ रहा था, जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं वो यहाँ रेड कलर से डिस्प्ले हो रही हैं। अब सैलरी हम दे देते हैं मान लीजिए इसकी 24,000, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 ही कॉलम्स इंसर्ट करने थे, ई नेम और सैलरी, तो उन दोनों कॉलम्स की हमने वैल्यू दे दी। बट जब हम इस कमांड को रन करेंगे, क्या ये हमारी कमांड सक्सेसफुली रन होगी? जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगी तो ये कमांड सक्सेसफुली रन नहीं होगी। क्यों रन नहीं होगी? क्योंकि हमने एम्प्लॉय कोड को क्या बनाया था, प्राइमरी की बनाया था, और प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। तो जब मैं यहाँ ई नेम और सैलरी इंसर्ट कर रही हूँ तो ई नेम और सैलरी में तो ये वैल्यू आ जाएंगी और ई कोड और डिपार्टमेंट में क्या जाएगा, नल। तो जब वो ई कोड में नल स्टोर करने की कोशिश करेगा तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट उसे रोक देगा कि यू कांट एंटर नल वैल्यू इन द ई कोड कॉलम, तो इसलिए वो हमें एरर मैसेज दे देगा कि हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। तो ये देखिए यहाँ पे एरर मिला, एरर भी रीड कर लीजिए क्या है, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम ई कोड टेबल कंपनी डीबीओ ईएमपी, यानी कि आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते ई कोड कॉलम में कंपनी डाटाबेस के एम्प्लॉय टेबल में। कॉलम डज नॉट अलाउ वैल्यू नल इंसर्ट फेल्स, यानी कि उस कॉलम में नल वैल्यूज अलाउड नहीं है, तो आपका इंसर्शन जो है वो फेल हो गया। इवन इसके बाद अगर आप सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही रोज मिलेंगी क्योंकि ये 4th रो जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हुई ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ये पहले वाली तीनों रोज ही हैं, ये लास्ट जो इंसर्शन थी हमारी वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, इंसर्टिंग नल वैल्यूज। अभी तक तो ये जो नल इंसर्ट हुआ था ये अपने आप से इंसर्ट हुआ था, बट मान लीजिए हमें एक्सप्लिसिटली किसी कॉलम में नल वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो वो हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं? हम कैपिटल वैल्यू लेटर्स में नल लिख देते हैं, तो उससे उस कॉलम में नल इंसर्ट हो जाता है। टू इंसर्ट वैल्यू नल इन अ स्पेसिफिक कॉलम, मान लीजिए हमें किसी कॉलम में नल स्टोर करना है, यू कैन टाइप नल विदाउट कोट्स, हम विदाउट कोट्स जो है नल टाइप कर सकते हैं। नल विल बी इंसर्टेड इन दैट कॉलम, तो उस कॉलम में जो है वो नल इंसर्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, इंसर्ट इनटू ईएमपीएल, एक टेबल है ईएमपीएल नाम की, उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। उस टेबल में कॉलम नेम्स कौन कौन से हैं? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, ये कॉलम्स ले रखे हैं। और इन कॉलम्स की यहाँ देखिए वैल्यूज क्या क्या दी, ईएमपी नंबर उसने दे दिया 80-100, ई नेम यश दे दिया, जॉब एनालिस्ट की है उसकी, मैनेजर उसका क्या दे दिया? नल की, एट प्रेजेंट नहीं पता उसका मैनेजर कौन है, हायर डेट प्रोवाइड कर दी, उसके बाद सैलरी प्रोवाइड कर दी, फिर कमीशन भी क्या दे दिया? नल की, हमें नहीं पता उसका कमीशन कितना है, फिर उसके बाद उसका डिपार्टमेंट नंबर प्रोवाइड कर दिया। इस केस में मैनेजर और कमीशन की वैल्यू जो है वो क्या प्रोवाइड की? नल। तो अगर जब हमने एक्सप्लिसिटली इस तरीके से नल लिखा है, तो जब ये रो इंसर्ट होगी तो इन दोनों कॉलम्स में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? नल। सी फॉर मैनेजर एंड कमीशन कॉलम, नल वैल्यूज हैव बीन इंसर्टेड। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो हम एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको करना है इंसर्ट into EMP values। मान लीजिए एम्प्लॉय कोड हमने दे दिया 204, एम्प्लॉय नेम हम दे देते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया सचिन। उसके बाद मान लीजिए सैलरी हम नहीं बताना चाहते इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? नल लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देना है? डिपार्टमेंट नंबर देना है। मान लीजिए ये डिपार्टमेंट ए में ही काम कर रहा है, तो यहाँ हमने डिपार्टमेंट नंबर प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम इसे रन करेंगे, इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से एग्जीक्यूट किया। फिर देखिए 1 रो अफेक्टेड, यानी कि ये रो हमारी जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है। हम इसे सेलेक्ट स्टार से चेक भी कर लेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखिए हमारी 4th रो इंसर्ट हो गई है। एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और उसका डिपार्टमेंट डिस्प्ले हो रहा है, बस सैलरी वाले कॉलम में क्या स्टोर हो रहा है? नल स्टोर हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ क्या स्पेसिफाई किया था? नल। नल जो है ऑल्दो आपको लग रहा होगा अल्फाबेट्स में लिखा है, बट नल को हमें कभी भी कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं होती, हम उसे डायरेक्टली स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है इंसर्टिंग डेट। डेट्स आर बाय डिफॉल्ट एंटर्ड इन YYYY-MM-DD, यानी कि पहले 4 डिजिट्स में ईयर, देन 2 डिजिट्स में मंथ एंड देन 2 डिजिट्स में डेट हम स्पेसिफाई करते हैं। फर्स्ट 4 डिजिट्स डिपिक्टिंग ईयर फॉलोड बाय अ हाइफन फॉलोड बाय 2 डिजिट्स ऑफ मंथ फॉलोड बाय हाइफन एंड 2 डिजिट्स ऑफ डे, यानी कि डेट को जब हमें स्पेसिफाई करना होता है तो हम इस मेथड से स्पेसिफाई करते हैं। ऑल दिस इज इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, और ये सारी वैल्यूज जो हैं वो सिंगल कोट्स में इनक्लोज्ड होती हैं। अब यहाँ हमने अपनी कॉलम में डेट टाइप का कोई डाटा ही नहीं लिया था, क्योंकि जब हमें डेट इंसर्ट करनी होती है तो हमें उसका डाटा टाइप भी क्या लेना पड़ता है? डेट लेनी पड़ती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे कि डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हमने किसी कॉलम का डाटा टाइप लिया नहीं है डेट, तो हम इसमें डेट टाइप का कोई कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर हमें करनी होती है तो हम इस फॉर्मेट में स्पेसिफाई करते हैं। अब इसके बाद मेकिंग सिंपल क्वेरीज थ्रू द सेलेक्ट कमांड, यहाँ तक इन्होंने टेबल क्रिएट करवाई, टेबल में इंसर्शन करवाया, ये दोनों काम कंप्लीट हुए। अब इसके बाद टेबल से डाटा को एक्सेस करना, कि हम डाटा को डिस्प्ले जो है वो कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट कमांड जो होती है डाटा डिस्प्ले करवाने की, वो होती है हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट। ऑल्दो मैंने प्रैक्टिकली आपको ये कमांड यूज करके भी दिखा दी है, लेकिन वो मैंने सिर्फ एक फॉर्म यूज करके दिखाई है। सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमारे पास बहुत सारी वेरिएशन होती है, बहुत कुछ होता है, तो अब हम उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड
टू पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल, किसी टेबल से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या इंफॉर्मेशन पुल करने के लिए, आप कुछ भी कह सकते हो। उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? सेलेक्ट कमांड। द जनरल फॉर्म ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज, सबसे पहले सेलेक्ट कीवर्ड, उसके बाद जो हमें सेलेक्ट करना है, बट टू सेलेक्ट, यानी कि यहाँ पे हम देते हैं कॉलम्स के नाम, जोन से कॉलम्स हमें डिस्प्ले करवाने हैं हम उन कॉलम्स के नाम दे देते हैं। उसके बाद फ्रॉम कीवर्ड, उसके बाद जिस टेबल से हमें डिस्प्ले करवाना है उस टेबल का नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें उन पे भी कोई कंडीशन लगानी हो कि उन कॉलम्स की कौन कौन सी रो डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम वेयर कीवर्ड यूज करेंगे और वेयर कीवर्ड के साथ हम कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे और लास्ट में हम क्या लगाएंगे? सेमीकोलन। तो ये हम वन बाय वन सारी चीजें देखेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और कंपल्सरी होते हैं वो है दो कीवर्ड, सेलेक्ट और फ्रॉम। वेयर तो अगर हमें कंडीशन लगानी है तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट सेलेक्ट और फ्रॉम जो है कंपल्सरी होते हैं, यानी कि कौन से कॉलम और किस टेबल से। ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज सेलेक्टिंग ऑल डाटा, कि अगर हमें टेबल का सारा डाटा डिस्प्ले करवाना है, हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं चाहिए, तो फिर सारे कॉलम्स का नाम लिखने की हमें जरूरत नहीं होती। हमें अगर सारे ही कॉलम डिस्प्ले करवाने हैं तो उसके लिए हम सिंपली क्या कीवर्ड यूज करते हैं? स्टार। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेलेक्ट रिट्रीव एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल, कि वो टेबल से सब कुछ रिट्रीव कर देता है। यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई एस्ट्रिक इन द सेलेक्ट लिस्ट। एस्ट्रिक मतलब जो हमारा स्टार सिंबल होता है, ये वाला सिंबल, इसे हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जहां हमें कॉलम्स की लिस्ट देनी थी उस प्लेस पे अगर हम एस्ट्रिक लिख देते हैं तो हमारे सारे कॉलम्स सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो उस टेबल के सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। ये आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देख ही चुके हो कि जब हम सेलेक्ट कमांड को रन कर रहे थे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी किया था, तो ईएमपी टेबल के ये सारे कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले हो गए थे, क्योंकि स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्टिंग पर्टिकुलर रोज। अगर हमें कोई पर्टिकुलर रो सेलेक्ट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, हमें कंडीशन किस पे लगा रहे हैं? रोज पे, यानी कि कॉलम्स तो हमें सारे ही चाहिए बट रोज सारी नहीं चाहिए। यू कैन सेलेक्ट पर्टिकुलर रो फ्रॉम द टेबल बाय स्पेसिफाइंग फिल्टरिंग कंडीशन थ्रू वेयर क्लोज ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ ऊपर मैंने आपको दिखाया था सेलेक्ट स्टेटमेंट में 3 क्लॉजेस होते हैं, सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर। सेलेक्ट और फ्रॉम तो कंपल्सरी होते हैं, बट जब हमें रोज पे कंडीशन लगानी होती है तो उस टाइम हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? वेयर कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए सेलेक्ट ऑल पेट्स विद जेंडर सेक्स एज मेल, यानी कि जो पेट्स, यहाँ पे इन्होंने मान लिया है कि पेट नाम की कोई टेबल है इनके पास, और उस टेबल से इन्हें सिर्फ वही पेट्स डिस्प्ले करवाने हैं जिनका जेंडर या जिनका सेक्स क्या है? मेल। और मेल को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? एम से रिप्रेजेंट किया गया है टेबल के अंदर। तो यहाँ उन्होंने ये चीज आपको बता दी है कि टेबल में मेल जो है उसे एम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आपको, और टेबल में उस कॉलम का नाम क्या है? सेक्स नाम है। तो ये दोनों नाम आपको यहाँ दे दिए हैं ताकि कंडीशन लगाते हुए आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ कमांड देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीईटी। इसका मतलब क्या है कि पेट टेबल के सारे कॉलम्स सेलेक्ट हो गए। हमें कॉलम्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉलम्स हमें सारे डिस्प्ले करने हैं, लेकिन उन कॉलम्स में सारी रोज डिस्प्ले नहीं करनी, सिर्फ वही रोज डिस्प्ले करनी है जिनमें पेट जो है वो मेल पेट है, यानी कि फीमेल पेट की डिटेल हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मेल पेट्स की डिटेल चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर सेक्स इज इक्वल टू एम। तो जब यहाँ पे ये कंडीशन हो गई तो ये चेक करेगा कि इस वाले कॉलम में जहां जहां पे वैल्यू एम होगी सिर्फ वही कॉलम्स डिस्प्ले होंगे, अदरवाइज तो बाकी कॉलम्स डिस्प्ले नहीं होंगे। अब हमारे पास जो टेबल है इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, ई कोड, ई नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। ठीक है। अब हमारे पास, हम डिपार्टमेंट कॉलम पे मान लीजिए कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है। सेलेक्ट स्टार, कॉलम्स हमें सारे ही चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, हमें रोज सारी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही रो चाहिए जिनमें डिपार्टमेंट नंबर ए है, यानी कि हमें ए डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की ही डिटेल चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू ए।
और उसके बाद लास्ट में हम क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा कि जहां जहां डिपार्टमेंट की वैल्यू ए है सिर्फ वो कॉलम्स ही डिस्प्ले, सिर्फ वो रोज हमारी डिस्प्ले हो। इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए सिर्फ 2 रो डिस्प्ले हुई जहां पे डिपार्टमेंट क्या था, ए। अब मान लीजिए मैं इसे यहाँ पे बी कर देती हूँ, इसे चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करूंगी इस कमांड को, तो क्या होगा, हमारा सिर्फ वो एम्प्लॉय डिस्प्ले होंगे जो डिपार्टमेंट बी में वर्क करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे नल कर देती हूँ, तो अब क्या होगा, सिर्फ वो एम्प्लॉयज की डिटेल डिस्प्ले होगी जिनका डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है, जिनमें डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, नल है। अब यहाँ पे देखिए किसी का भी डिपार्टमेंट नल नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे क्या क्या शो हो गया, एम्प्टी जो है वो शो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद नेक्स्ट पे वर्क करते हैं। Select all pets that were born on or after June 1, 2019। यानी कि उन पेट्स की डिटेल अगर डिस्प्ले करवानी है जो कि 1 जून 2019 के बाद बोर्न हुए हैं, तो उसके लिए हम कमांड क्या लगा देंगे, कॉलम्स पे क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर बर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 2019-1-1। हालांकि ये मिसप्रिंट है, ये 0101 लिखना होगा क्योंकि 2 डिजिट्स में स्पेसिफाई करना होता है हमें, मंथ को भी डे को भी। तो इस तरीके से हम कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन में हम इक्वल का साइन, ग्रेटर, इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, हम ये सारी जो है यूज कर सकते हैं जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इसी तरीके से ये हमें कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सेलेक्ट ऑल फीमेल डॉग्स, यानी कि हमें सिर्फ फीमेल डॉग्स डिस्प्ले करवाने हैं। अब हमारे पास टेबल का नाम देखिए क्या है, पेट, यानी कि इसमें हर तरह के पेट की डिटेल है। तो यानी कि हमें हर तरह के पेट डिस्प्ले नहीं करवाने, हमें सिर्फ डॉग्स डिस्प्ले करवाने हैं। और डॉग्स भी क्या डिस्प्ले करवाने हैं, फीमेल डॉग्स, यानी कि 2 कंडीशन हो गए। स्पीशीज कौन सी होनी चाहिए, डॉग्स, और जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल। तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशन लगानी पड़ेंगी। तो ये देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर, अब यहाँ पे वेयर में 2 कंडीशंस लगी है। स्पीशीज क्या होनी चाहिए, डॉग, तो स्पीशीज इज इक्वल टू डॉग, और जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल, तो इसलिए क्या यूज किया, सेक्स इज इक्वल टू एफ। अब ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तो उसके लिए हमने ऑपरेटर यहाँ पे क्या यूज किया, एंड की, यानी कि दोनों कंडीशंस जो है वो हमें चेक करनी है। अब एंड और में डिफरेंस क्या होता है, जब हमें दोनों कंडीशंस चेक करनी होती है तो हम एंड कीवर्ड यूज करते हैं, और अगर हमें दोनों में से कोई एक की भी सेटिस्फेक्शन हमारे लिए जो है वो काम कर सकती है तो उस केस में हम और यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट ऑल स्नेक्स और बर्ड्स, यानी कि हमें सारे स्नेक्स और बर्ड्स जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं। यानी कि अगर स्पीशीज स्नेक है तो भी डिस्प्ले करवाना है और स्पीशीज बर्ड है तो भी डिस्प्ले करवाना है। तो उस केस में कमांड क्या लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर स्पीशीज इज इक्वल टू स्नेक और स्पीशीज इज इक्वल टू बर्ड, कि या तो स्पीशीज स्नेक हो और या फिर स्पीशीज बर्ड हो, तो उन दोनों ही केस में हमें डिस्प्ले करवाना है। यानी कि अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो हमें डिटेल डिस्प्ले करवानी है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया, और अगर हमें दोनों ही कंडीशन ट्रू चाहिए हो तो हम क्या यूज करते हैं, एंड कीवर्ड यूज करते हैं। सेलेक्ट ऑल मेल कैट्स, अब यहाँ पे भी मेल कैट्स यानी कि स्पीशीज कैट होनी चाहिए और जेंडर मेल होना चाहिए, यानी कि 2 कंडीशन लगानी है और दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी हम उन दोनों कंडीशंस को किस कीवर्ड की हेल्प से ज्वाइन करेंगे, एंड कीवर्ड की हेल्प से। Their species is equal to cat and sex is equal to male। अब यहाँ पे इन्होंने इसे राउंड ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन ये चॉइस होती है, आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में नहीं लगाए थे, दूसरे वाले एग्जाम्पल में यूज किए हैं। इस तरीके से हम वेयर में अलग अलग तरीके की कंडीशंस जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम्स, या अभी तक तो हमने रोज पे कंडीशन लगाई, वेयर क्लोज जो हमने देखा कि अगर हमें सारी रोज डिस्प्ले ना करवा के कुछ पर्टिकुलर रोज डिस्प्ले करवानी है तो वो हम कैसे करवा सकते हैं। बट अगर हमें रोज की बजाय कॉलम्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, यानी कि हमें सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, हमें कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही चाहिए। अब कॉलम्स में तो सिर्फ कॉलम्स के नाम ही दे सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सारी चीजें रोज पे डिपेंड करती हैं जो वैल्यूज हैं। तो कॉलम्स के नाम
पे हमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट में उन कॉलम्स के नाम दे देते हैं जिन्हें हमें डिस्प्ले करवाना है और बाकी के नाम नहीं लिखते। You can select particular column by specifying column name or we can say attribute in the select list of the select command। तो मान लीजिए हमें नेम और बर्थ डेट जो है वो डिस्प्ले करवानी है सभी पेट्स की, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम कोमा बर्थ फ्रॉम पेट। अब इस केस में क्या होगा, सिर्फ नेम और बर्थ कॉलम ही डिस्प्ले होंगे पेट टेबल के, बाकी कॉलम्स डिस्प्ले नहीं होंगे। ठीक है। डिस्प्ले ऑनर ऑफ पेट्स बोर्न आफ्टर दिसंबर 18। अब ये देखिए यहाँ पे, इससे पहले मैं आपको ये वाला रन करके दिखा देती हूँ कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। हम मान लीजिए कमांड लिखते हैं सेलेक्ट, अब हमें स्टार की जगह कॉलम नेम देना है। मान लीजिए मुझे सिर्फ एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम जानना है, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ई कोड कोमा ई नेम फ्रॉम ईएमपी। ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ ई कोड और ई नेम वाला ही कॉलम जो है वो डिस्प्ले होगा। ये देखिए सिर्फ ये दो कॉलम्स जो है वो डिस्प्ले हुए। अब मान लीजिए मैं यहाँ ई नेम हटा के सैलरी दे देती हूँ। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो इस केस में देखिए ई कोड और सैलरी वाला कॉलम जो है वो डिस्प्ले हो गए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ई कोड दे देती हूँ, ये सैलरी भी अगर मैं यहाँ से हटा देती हूँ और फिर मैं इसे रन करती हूँ, तो हमारा सिर्फ जो है वो ई कोड वाला कॉलम ही डिस्प्ले होगा। तो जिस जिस कॉलम का नाम हम यहाँ सेलेक्ट के साथ लिस्ट में देते हैं, सिर्फ वो कॉलम्स डिस्प्ले हो जाते हैं। सारे कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हो तो हम यहाँ एस्ट्रिक प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा है, इस केस में ऑनर ऑफ पेट, यानी कि हमें पेट के ऑनर का नाम डिस्प्ले करवाना है, और वो भी कौन से पेट्स के, जो कि दिसंबर 2018 के बाद बोर्न हुए हैं। यानी कि यहाँ हमें कॉलम्स पे भी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हमें सिर्फ ऑनर्स वाला कॉलम डिस्प्ले करवाना है, बाकी कॉलम्स हमें डिस्प्ले नहीं करवाने। और रोज पे भी कंडीशन है कि सिर्फ उन्हीं ऑनर वाले कॉलम की भी हमें सिर्फ वही रोज देखनी है, सिर्फ उन्हीं ऑनर्स के नाम देखने हैं जिनके पेट दिसंबर 2018 के बाद बोर्न हुए हैं। तो इस केस में हम कमांड कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट के साथ हम कौन सा कॉलम नेम देंगे, हमें कौन सा डिस्प्ले करवाना है, ऑनर वाला कॉलम डिस्प्ले करवाना है। तो सेलेक्ट ऑनर फ्रॉम पेट टेबल। अब वेयर कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या है, दिसंबर 2018 के बाद बोर्न हुए हो तो बर्थ शुड बी ग्रेटर देन 2018 12/31, यानी कि 31 दिसंबर 2018 से बड़ा अगर किसी का बर्थ है तो उस वाली रो का ऑनर नेम जो है वो डिस्प्ले हो जाए। इस तरीके से हम रो और कॉलम दोनों पे एक साथ कंडीशन जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डाटा विद कीवर्ड डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे ये क्या कहता है, अब हमने ये तो पढ़ा था कि हमारी टेबल में जो है सारी रोज वो डिस्टिंक्ट होती हैं, उसमें कुछ भी जो है मतलब कोई भी ऐसी रो नहीं होती जो पूरी तरीके से रिपीट हो रही हो, बट कुछ वैल्यूज तो रिपीटेड हो सकती है ना। मान लीजिए सॉरी, अभी इसी वाले जो हमने डाटाबेस बनाया था इसमें मैं एक और रो इंसर्ट करवा देती हूँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देना है, एम्प्लॉय कोड मैं दे देती हूँ 2205। एम्प्लॉय नेम मैं दे देती हूँ राम नाम का एम्प्लॉय हमारे पास पहले भी है। अब मैंने यहाँ दोबारा से राम नाम का एम्प्लॉय जो है वो इंसर्ट कर दिया। इसकी सैलरी जो है वो 30,000 है और इसका ग्रेड जो है वो बी है। अब इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। मैसेज स्टेट 1। अच्छा ये देखिए, ये हमने कमांड सही ही नहीं लिखी। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद वैल्यूज कीवर्ड प्रोवाइड हमने नहीं किया, इसलिए वो हमें एरर शो कर रहा है। वैल्यूज और उसके बाद हम वैल्यू देते हैं। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। 1 रो अफेक्टेड, यानी कि ये रो जो है वो हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब इसके बाद
अगर मैं सिर्फ डिपार्टमेंट कॉलम को डिस्प्ले करवाती हूँ या सिर्फ एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करवाती हूँ, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इस कमांड का मतलब क्या है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरी टेबल में कौन कौन से एम्प्लॉय नेम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी तो यहाँ से ये मैंने एग्जीक्यूट किया। अब ये जो मेरा डिस्प्ले हुआ है, देखिए राम, रमन, नितिन, सचिन, राम। अब यहाँ पे ये राम 2 बार आ रहा है, क्या मुझे इसकी जरूरत थी? मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि टेबल में कौन कौन से नाम एग्जिस्ट करते हैं। तो राम एग्जिस्ट करता है, एक बार आ गया बहुत है, मुझे उसकी रिपीटेड की जरूरत ही नहीं थी। या फिर मान लीजिए मुझे डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करवाना है, मैं यहाँ पे दे देती हूँ डेप्थ। ठीक है, और फिर मैं इसे रन करवाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ए बी नल ए बी, इसकी क्या मुझे जरूरत थी? यहाँ पे सेलेक्ट डेप्थ फ्रॉम ईएमपी कमांड का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय टेबल में कौन कौन से डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो पता चल जाए। तो मुझे सिर्फ हमारी टेबल में ए और बी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि ए और बी आए। इस पूरी लिस्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो फिर भी 5 ही वैल्यूज हैं, तो हम इजीली देख पा रहे हैं, बट मान लीजिए 5 की जगह हमारे पास 500 या 5000 एंट्रीज होती टेबल में, तो उस पूरे कॉलम का क्या मतलब है? हमें तो सिर्फ यूनिक एंट्रीज चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या फीचर होता है कि हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को जो है वो यूज कर सकते हैं। जब हम कॉलम नेम के साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे तो सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही डिस्प्ले होती हैं। बाय डिफॉल्ट द डाटा इज सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल द रोज ऑफ द टेबल, यानी कि अगर हमने कोई कंडीशन कुछ नहीं लगाया है तो बाय डिफॉल्ट जो है सारी रोज से डाटा सेलेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ देखिए हमने वेयर क्लोज यूज नहीं किया था तो कोई कंडीशन नहीं थी, तो यानी कि इस वाले कॉलम की सारी रोज जो है वो क्या हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है। इवन इफ द डाटा इज अपियरिंग इन द रिजल्ट गेट्स डुप्लीकेटेड, और कई बार क्या होता है कि जो डाटा है वो डुप्लीकेट भी हो जाता है, यानी कि रिपीटेड टाइम भी डिस्प्ले हो जाता है। तो इसलिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड एलिमिनेट्स डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो जो हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है उसके जो डुप्लीकेट रिजल्ट हैं ये उसे एलिमिनेट कर देता है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो कमांड दी है, डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल पेट ऑनर्स, यानी कि हमें सारे पेट ऑनर्स के नाम जो हैं वो डिस्प्ले करवाने हैं। अब अगर मैं सिंपली लिख दूं सेलेक्ट ऑनर फ्रॉम पेट, तो ओनर वाला पूरा कॉलम जो है डिस्प्ले हो जाएगा। अगर एक ही ओनर ने 4 पेट खरीद रखे हैं तो उस ओनर का नाम जो है वो टेबल में इस कॉलम से कितनी बार शो हो जाएगा, 4 बार शो हो जाएगा। क्या मेरे लिए वो यूजफुल है? मुझे तो सिर्फ पेट ओनर्स के नाम देखने थे, तो अगर ये नाम एक बार भी आता तो मेरे लिए बहुत था। अब इसने अगर 10 पेट खरीद रखे हैं तो इसी ओनर का नाम 10 बार शो होगा, जो कि इररिलेवेंट है। तो उस केस में हम कमांड क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑनर फ्रॉम पेट। तो अब ये क्या करेगा, ऑनर वाले कॉलम में जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो शो कर देगा। तो उसी से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ हमारे पास कौन कौन से पेट ऑनर्स हैं। तो अब इसे यहाँ पर यूज करते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ ये देखना है कि हमारी टेबल में कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं हमारी कंपनी में। तो उसके लिए मुझे रिपीटेड वैल्यूज की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर दूंगी। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा ब्लू कलर से डिस्प्ले होते हैं। तो अगर हमारे में कोई भी एरर था, जैसे कि यहाँ पे मैं एन लगाना भूल गई थी, तो ये देखिए ये हमारा ब्लैक कलर से आ रहा है, यानी कि एक वेरिएबल बन गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये कोई भी कीवर्ड नहीं है और डिस्टिंक्ट जो है एक कीवर्ड है। तो यहाँ हमने जब एन लगाया तो ये ठीक हो गया। अब मैं अगर इस क्वेरी को रन करती हूँ, तो सेलेक्ट किया और यहाँ से इसे एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं, नल, ए एंड बी। ठीक है, यानी कि हमारी ये 3 वैल्यूज जो हैं वो डिपार्टमेंट कॉलम में एग्जिस्ट करती हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पीशीज फ्रॉम पेट, यानी कि हमारी टेबल में कौन कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर हमें वो चेक करना है तो स्पीशीज कॉलम के साथ हमने क्या यूज कर दिया,
डिस्टिंक्ट यूज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स पे डिस्टिंक्ट लगाना है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, और हम वो कैसे यूज करेंगे कि डिस्टिंक्ट के साथ यहाँ राउंड ब्रैकेट्स में कॉलम्स के नाम की लिस्ट जो है हम प्रोवाइड कर देंगे। Selecting from all the rows is with the help of all keyword। अब इसका हालांकि कोई यूज नहीं होता है हमारे केस में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी हम कमांड लिखते हैं तो वो सारी रोज से डाटा को सेलेक्ट करता है। ठीक है, अगर हमें सारी रोज से नहीं चाहिए, हमें रिपीटेड रोज को एलिमिनेट करना है, तो हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड पढ़ लिया। बट हमारे पास एक ऑल नाम का कीवर्ड भी होता है, इसका काम भी सेम होता है जो डिफॉल्ट वर्क होता है, यानी कि सारी रोज से डाटा को सेलेक्ट करना। ठीक है, ऑल्दो इसे लिखने से हमारा कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं होती है, बट हाँ, यूजर को जब वो पढ़ रहा होता है कोड तो उसे क्लियर हो जाता है। अगर हमने सिंपली लिखा सेलेक्ट ऑनर फ्रॉम पेट, तो उस केस में उसके मन में डाउट हो सकता है कि सारे ऑनर नेम आएंगे, रिपीटेड भी आएंगे या नहीं, डिस्टिंक्ट आएंगे, कुछ भी। तो अगर वहां पे हमने कमांड लिखी होगी सेलेक्ट ऑल ऑनर्स फ्रॉम द पेट, तो उसे क्लियर हो जाएगा कि हाँ, पेट वाली टेबल से ऑनर वाला पूरा कॉलम जो है वो डिस्प्ले होगा। हालांकि अगर आप ऑल कीवर्ड नहीं भी लिखोगे तब भी वो जो है सेम काम करेगा। If in place of keyword distinct you give keyword all, then the result retain the duplicate output rows। तो उस केस में डुप्लीकेट जो रोज हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। It is just the same as when you specify neither distinct nor all। और ये बिल्कुल सेम रहेगा अगर आपने डिस्टिंक्ट भी नहीं दिया है और ऑल भी नहीं दिया है। All is essentially a clarifier rather than a functional argument। यानी कि all जो है वो functional argument है ही नहीं, क्योंकि उसका अलग से कोई फंक्शन नहीं है, वो तो बस एक क्लैरिफायर की तरह एक्ट करता है, जो कि यूजर को ये क्लैरिफाई कर रहा है कि हाँ, सारे ऑनर्स जो है वो सेलेक्ट हो रहे हैं। सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम सप्लायर। मान लीजिए सप्लायर नाम की अगर कोई टेबल है, उसमें सिटी नाम का कॉलम है जिसकी सारी वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है, तो उसके साथ आप ऑल कीवर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ये रन करके दिखा देती हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ डिस्टिंक्ट की जगह ऑल लिख देती हूँ। और अब हम इसे ऑल्दो मुझे नहीं लगता ये वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ऑल जो है वो ग्रे कलर से हो रहा है हमारा। ये देखिए यहाँ पे ऑल जो है वो कोई कीवर्ड नहीं था, क्योंकि जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से डिस्प्ले होते हैं, ब्लू कलर से, लेकिन ऑल जो है वो ग्रे कलर से आ रहा था। और ये भी देखिए नल भी जो है वो ग्रे कलर से आता है हमारा। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई फंक्शनल आर्गुमेंट था ही नहीं, इसने सेम उसी तरीके से काम किया जैसे कि जब आप इसे नहीं लिखते तब ये वर्क करता है। अब अगर मैं यहाँ से ऑल को हटा देती हूँ, मान लीजिए, अब भी जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगी तो भी मेरा आउटपुट जो है वो सेम आएगा। ये देखिए अब भी हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली ऑल का कोई फंक्शनल यूज नहीं होता, वो सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा है कि हाँ, सारी वैल्यूज जो है हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। नेक्स्ट इज व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। अब ये देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे थे पेट टेबल के बारे में, बट पेट टेबल हमने क्रिएट नहीं की थी। तो जब हमने ये कमांड लिखी तो उस टाइम हमें कॉलम नेम्स कैसे पता चलेंगे? हाँ, पहले कभी, और या फिर मान लीजिए हम ही ने टेबल क्रिएट की, हमने एक टेबल क्रिएट कर दी, 4-5 दिन बाद हमें उस टेबल में नई एंट्री करनी है, हमने टेबल को ओपन किया। अब ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं है कि हमें याद हो कि 5 दिन पहले जो हमने टेबल बनाई थी उसमें हमने कॉलम्स के क्या क्या नाम दिए थे या उनके लिए क्या कॉलम नेम्स हमने रखे थे। तो उस केस में हमारे लिए क्या हेल्पफुल होता है कि पहले हम एक बार टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो चेक कर लें, और टेबल का स्ट्रक्चर जब हम चेक करेंगे तो हमें उस टेबल की सारी डिटेल मिल जाएंगी कि टेबल में कौन कौन से नाम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इफ यू वांट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल यू कैन यूज डिस्क्राइब और DESC कमांड। इन दोनों में से आप कोई भी कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं एज पर द फॉलोइंग सिंटेक्स। या तो आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब और उसके साथ आप लिख सकते हैं टेबल का नाम, और या फिर आप लिख सकते हैं DESC और उसके साथ आप लिख सकते हैं टेबल का नाम। दोनों ही जो है वो परफेक्टली वर्क करेंगी। अब मान लीजिए आपको पेट टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो चेक करना है, तो आप क्या कमांड दे सकते हैं? इधर आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब पेट और आप लिख सकते हैं DESC पेट। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या करेंगी? टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करवा देंगी। हम एक बार इसे रन करके देख लेते हैं।
मान लीजिए हम कमांड देते हैं DESC पेट, ठीक है। सॉरी, पेट नाम की तो टेबल ही हमारे पास नहीं है, हमारी टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। जो टेबल हमने हमारे पास हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट करती है, हम उसी टेबल का नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसे हमने एग्जीक्यूट किया। इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर कीवर्ड DESC। अब यहाँ पे ये कमांड जो है, एक बार हम इसे डिस्क्राइब ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हम MySQL यूज नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रही हूँ, तो मे बी कमांड्स में जो है वो डिफरेंस हो, या फिर ये कैपिटल में। ये देखिए यहाँ पे हम इसे कैपिटल में, ये कमांड जो है हमारी स्पेसिफाइड होती है कि हमने कैपिटल में ही प्रोवाइड करनी है, बट ये अभी भी हमें शो कर रहा है सिंटेक्स एरर। तो आई थिंक इसे भी रन करने पे वर्क नहीं करेगा। इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर DESC। इस कमांड को हम बाद में देखते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं, तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसे अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो भी ये देखिए हमें सिंटेक्स एरर ही दे रहा है अभी भी, DESC, बट टेबल का नाम तो हमने सही लिखा है और कमांड भी जो बुक में दिया है उसी के अकॉर्डिंग। तो मे बी सॉफ्टवेयर में जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम MySQL यूज करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द कमांड सेम होती है, सिर्फ कहीं कहीं जो है वो थोड़े बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं। एक तो डाटा टाइप में वेरिएशन होते हैं कि डाटा टाइप जो है वो अलग अलग हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के, और कुछ पर्टिकुलर कमांड्स भी जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड पे, परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशंस, यानी कि अगर हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमें टेबल के कॉलम को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या फिर उसमें कुछ ऐड करना है, अगर वो सारी चीजें हमें करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा टेबल के कॉलम को ना सही, अगर हमें टेबल का यूज ही नहीं करना, हमें सिंपल सिर्फ जो हम काम कैलकुलेटर पे करते थे अगर हमें वो काम भी करना है, तो वो काम भी हम सिंपली जो है SQL कमांड्स की हेल्प से कर सकते हैं MySQL के अंदर। जैसे अगर हमें 5 की जो ये वैल्यू होती है, हमें उसे 6 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हम सिंपली कमांड लिख देंगे सेलेक्ट 3.14159 मल्टीप्लाई 6, तो इसके बाद जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इसका जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद अगर हमें करंट सिस्टम डेट डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है करंट डेट। हम एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगी। अब यहाँ पे हम इसे करके देखते हैं। हमें लिखना है सेलेक्ट, और उसके बाद जो भी हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, मान लीजिए हमने किया 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसे एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए 6 मल्टीप्लाई 3 का आंसर क्या होता है 18। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले हो गया, 18 जो है डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से जो भी कैलकुलेशंस हमें परफॉर्म करनी होती हैं वो सब हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें इन बिटवीन कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है तो हमें कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं होती। नाउ नेक्स्ट वन इज यूज कॉलम एलियासेस। एलियासेस का मतलब होता है एक नया नाम जनरेट करना, या फिर आप कह सकते हो निकनेम जनरेट करना, ठीक है। The columns that you select in query can be given in different name. For example, column alias name for output purpose as per following syntax. अब इसका कहने का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि हमने टेबल में जो कॉलम्स के नेम दिए होते हैं वो हमारे पास ऐसे होते हैं कि वो यूजर को समझ ना आए, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे ये जो हमने टेबल क्रिएट की थी, इसमें हमने नेम क्या ले रखे थे, ई नेम, ई कोड, सैलरी और DEPT। अब सैलरी से तो सबको समझ आ जाएगा, लेकिन ई नेम का मतलब एम्प्लॉय नेम है, ई कोड का मतलब एम्प्लॉय कोड है,
और डीपीटी का मतलब डिपार्टमेंट नंबर है, तो ये चीज यूजर के लिए समझ पाना डिफिकल्ट हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम कॉलम एलियासेस जनरेट कर देते हैं, यानी कि जब टेबल डिस्प्ले हो, सेलेक्ट क्वेरी के बाद जब टेबल का आउटपुट आ रहा है, तो उस आउटपुट में हमारे नाम जो है वो किसी डिफरेंट फॉर्मेट में आए, तो उसके लिए हम कॉलम एलियासेस यूज करते हैं। कॉलम एलियासेस यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम सेलेक्ट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद जिस कॉलम को डिस्प्ले करवाना है उस कॉलम का नाम, और फिर हम एज कीवर्ड यूज करके उसके साथ हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, न्यू कॉलम नेम प्रोवाइड कर देंगे जो कि हमें अपने आउटपुट में चाहिए। उसी तरीके से कोमा लगा के हम सेकंड कॉलम नेम, थर्ड कॉलम नेम, फोर्थ कॉलम नेम, हमें जिसके लिए भी एलियास जनरेट करना हो हम कर सकते हैं, और लास्ट में देन फ्रॉम टेबल नेम। अब हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वर्क करे, बट फिर भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। सेलेक्ट ई कोड एज, अब यहाँ पे हम दे देंगे नया कॉलम नेम इसके लिए, ठीक है, हम इसके लिए दे देते हैं एम्प्लॉय कोड, ठीक है। अब इसके बाद हमें ई नेम डिस्प्ले करवाना है, हमने स्ट्रिंग को क्लोज नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। ई नेम एज हमने दे दिया मान लीजिए एम्प्लॉय नेम, ठीक है। इसके बाद हमें सैलरी डिस्प्ले करवानी है, सैलरी के लिए हमें किसी एलियास की जरूरत नहीं है, वो खुद से समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करवाना है, तो डिपार्टमेंट को के लिए भी हम एलियास जनरेट कर देंगे, और उसके लिए हम एलियास क्या रख देते हैं, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम हमारा क्या है, ईएमपी, और कमांड क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब ये देखिए, ये जो हमारा आउटपुट आया वो क्या आया, यहाँ पे ई कोड की हेडिंग देखिए क्या आ रही है, एम्प्लॉय कोड, ई नेम की हेडिंग एम्प्लॉय नंबर, सैलरी वाले कॉलम की हेडिंग सैलरी ही है, और डीईपीटी वाले कॉलम की हेडिंग देखिए क्या आ रही है, डिपार्टमेंट नेम, यानी कि जो हमने एलियासेस क्रिएट किए थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो एलियासेस क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है कि हम टेबल में जो है जनरली कॉलम्स के शॉर्ट नेम यूज करते हैं, ताकि हमें बार बार जब टाइपिंग करनी पड़ती है तो हमारे लिए ईजी रहे, बट यूजर को कई बार वो शॉर्ट नेम समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए हम यूजर को प्रॉपर नेम्स डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या क्रिएट कर देते हैं, एलियास क्रिएट कर देते हैं, यानी कि जब ये आउटपुट प्रिंट हो तो हमारे कॉलम्स के ये वाले नाम जो है वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉलम्स के जो है एलियासेस जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, सेलेक्ट डेट, उसके बाद टाइप एज इवेंट टाइप, डेट और टाइप जो है वो डिस्प्ले करवाना था, लेकिन टाइप से समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज का टाइप, तो इसलिए उसके लिए एलियास क्या क्रिएट कर दिया, इवेंट टाइप, यानी कि अब हमारे दो कॉलम डिस्प्ले होंगे, पहले कॉलम का नाम डेट होगा और दूसरे कॉलम का नाम क्या होगा, इवेंट टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉलम्स के लिए जो है एलियासेस जनरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज, लेकिन ये वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के लिए आई थिंक इतना काफी हो गया है। पहले आप एक बार इतने पोर्शन को रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इतने पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो समझ आई है या नहीं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।